हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने फेओल के 14 प्रिंसिपल्स कवर करा दिए थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट कवर करा दिए थे एंड फीचर्स कवर करा दिए थे। तो अब बाकी बच गए आपके टेलर, मतलब FW टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स कवर करने वाले हैं। इसके बाद ही प्रिंसिपल मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए इस पर स्टार्ट करते हैं FW टेलर से। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दूसरे हैंड में है आपके FW टेलर, जो कि है, इनका फुल फॉर्म है फेडरिक विल्सन टेलर। इनका बॉर्न हुआ था 1856 में, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और फेओल को कहते थे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। वो जनरल मैनेजमेंट के फादर थे और ये थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। मतलब इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट को साइंस के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, साइंस को मैनेजमेंट में डाल के वो क्या कर दिए, एक नया फॉर्मेशन किए साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के हर एक टेक्निक्स के अंदर, हर एक प्रिंसिपल के अंदर साइंस को उन्होंने मर्ज कर दिया। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर एक स्टील कंपनी में ज्वाइन किया था, जिसके मदद से जिसमें अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक की मदद से उन्होंने उस कंपनी को बहुत ही टॉप पे ले गया। इसलिए हम लोग को इनके प्रिंसिपल्स और इनके टेक्निक को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए इनके देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या टेक्निक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके प्रिंसिपल्स से। तो प्रिंसिपल क्या क्या है, जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये साइंस ऐड कर रहे हैं हर एक चीज में। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और वो जो फेओल के 14 प्रिंसिपल्स थे वो थे आपके जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, चलिए, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इट मींस, मतलब इनके हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो भी हम लोग डिसीजंस कंपनी में लेंगे वो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक इंक्वायरी के बाद ही, एक्सपेरिमेंट के बाद ही लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ करके देखते हैं हम लोग, या फिर मेरा मानना है कि ये चीज करने से सही हो जाएगा, या देखते हैं लगा के क्या पता सही हो जाए। ठीक है, मतलब बाय चांस, बाय लक, मतलब कुछ भी चीज अडॉप्ट नहीं करना है हम लोग को। जो भी चीज डिसीजंस लेंगे, जितना भी हम लोग काम करेंगे, वो एक्चुअल में इंक्वायरी के बाद ही होगा, साइंटिफिक इंक्वायरी के बाद ही, और साथ ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही। ठीक है, हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने कंपनी में। ठीक है, इनका कहना ये था। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, हार्मोनी मतलब क्या, शांति। ठीक है, शांति मतलब किसके बीच में, टॉप लेवल तो अलग ही रहता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो होना चाहिए ना, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। ठीक है, तभी शांति क्रिएट हो पाएगा। अगर दोनों एक दूसरे का बात नहीं सुन रहे हैं या फिर दोनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कंपनी अपने एम को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इनका मानना था कि कंपनी में हार्मोनी रहेगा तभी कंपनी अपने एम को अचीव कर पाएगा। मतलब कि दोनों टीम में, मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में क्या होना चाहिए, हार्मोनी रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है। मैक्सिमम क्या होता है, एम्प्लॉय सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमको ओवर काम, मतलब ज्यादा काम करा रहा है, कम सैलरी दे रहा है, और मैनेजमेंट बोलता है कि ये एम्प्लॉय लोग कोई काम ही के नहीं है, मतलब कोई काम करता ही नहीं है। ठीक है, मतलब इस टाइप से दोनों में बनता नहीं है। तो वहां पे क्या होना चाहिए, हार्मोनी क्रिएट होना चाहिए। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन, ये कहां से आया वर्ड, हार्मनी से ही आया है। अगर हार्मनी मेंटेन रहेगा इन ऑर्गेनाइजेशन अमंग मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, तो कॉपरेशन अपने आप मतलब बनेगा। ठीक है, कॉपरेशन मतलब कॉपरेट करना, एक दूसरे का साथ देना। अगर मैनेजमेंट कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर कुछ काम बोल रहा है, तो एम्प्लॉयज को उसको करना चाहिए। ठीक है, उसी टाइम पे ये क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉपरेशन। दोनों में कॉपरेशन चलना चाहिए, तभी कंपनी अपने एम को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। ठीक है, नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले नहीं चलना है। मैनेजमेंट बोलेगा कि मैं अपने आप में हूं, ठीक है, एम्प्लॉय बोलेगा मैं भी अपने आप में हूं। ठीक है, तो अगर अपना अपना चलेंगे तो कंपनी गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब इसमें कहना क्या था, मतलब वर्क को डेवलप करना है। डेवलप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अगर मैं उसको ट्रेनिंग देता हूं एम्प्लॉयज को, उसका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसका स्किल क्या होगा, बढ़ेगा, माइंडसेट चेंज होगा उसका। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो ये सब इंक्रीज करना है ताकि वर्कर का एफिशिएंसी इंक्रीज हो और वो बेस्ट तरीके से अपना काम कर पाए। ठीक है, ये बोला जा रहा है लास्ट वाले प्रिंसिपल्स में। तो ये चार ही प्रिंसिपल्स थे जो कि हम लोग के टेलर ने दिए थे। बाकी इसमें टेक्निक्स भी दिया है, जो कि फेओल ने टेक्निक्स नहीं दिए थे, ओनली 14 प्रिंसिपल्स ही कवर करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निक्स भी है, तो हम लोग टेक्निक्स कवर करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहला फंक्शनल फॉर्मेनशिप से। तो इसको मिटा देता हूं ताकि मैं समझा पाऊं यहाँ पे। हाँ, पहले क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स। यहाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ठीक है, क्या बोले हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो इसमें क्या था, ये फंक्शन के हिसाब से,
फंक्शनल फॉरमैनशिप, मतलब इन्होंने क्या किया, कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसमें इनका मानना ये था कि मतलब एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक एम्प्लॉय ही काफी नहीं है, मतलब एक एम्प्लॉय के पास ही हर एक स्किल नहीं होता है कि वो हर एक काम को बखूबी निभा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने 4 हेड रखा, मतलब इस डिपार्टमेंट में 4 हेड को रखे और इस डिपार्टमेंट 4 हेड को अलग अलग फंक्शंस के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड देयर स्किल एंड देयर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से हेड थे, इसमें जो हेड थे, पहला क्या था इसमें, पहले थे इसमें रूट क्लर्क, नेक्स्ट क्या था रूट क्लर्क पहला हेड। दूसरा क्या है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट क्या था डिसिप्लिनेरियन, मतलब जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और नेक्स्ट क्या था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। मैं समझा देता हूं, प्लानिंग करना है मतलब यहां पे क्या करना है, हम लोग को प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मतलब कैसे हम लोग का कंपनी वर्क करेगा, मतलब एम पे कैसे हम लोग चलेंगे, ठीक है, एम पे कैसे रास्ता क्रिएट करेंगे, ठीक है, रूट देखना है। तो पहला क्या है यहाँ पे रूट क्लर्क क्या करता है, ये रूट डिसाइड करता है किस रूट पे हमको चलना है। जैसे एम अचीव करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, मतलब एक एम अचीव करने के लिए, तो यहाँ पे रूट डिसाइड करता है एक्चुअल में कि किस रूट पे हम लोग को चलना है जिससे हम लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये रूट क्लर्क था। नेक्स्ट क्या था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या होता है, रूट पे चलते चलते अगर हम लोग कहीं इधर उधर होते हैं या फिर हम लोग भटक जाते हैं अपने रूट से, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, बीच में इंस्ट्रक्ट करता है कि हम लोग का एम क्या था, मतलब वो बार बार याद दिलाता है कि हम लोग का एम क्या था, इंस्ट्रक्शन देता रहता है, बीच बीच में गाइड करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। कौन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट क्या आपका डिसिप्लिनेरियन। इसका मतलब क्या होता है, ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है कंपनी में। कंपनी क्या होता है, ठीक है, अपना एम तो डिसाइड हो गया, साथ साथ क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ये तो फेयोल ने भी कहा था अपने प्रिंसिपल्स में कि कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अलग से इन्होंने हेड रखा है। नेक्स्ट क्या आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका मतलब साफ है कि कितने टाइम में कितने कॉस्ट में मेरा एम अचीव हो जाना चाहिए, एक लिमिट डिसाइड कर देना है। साथ ही साथ उसको कंट्रोल करना है इस लिमिट को, कि हम लोग उससे ऊपर तो नहीं जा रहे हैं। जो हम लोग का एम है उसके मतलब जितना कॉस्ट हम लोग सोचे हैं उतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जितने टाइम के अंदर हम लोग कवर करने सोचे हैं अपने एम को वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये डिसाइड करता है, ठीक है। उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एक तरह से। नेक्स्ट क्या आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है आपका गैंग बॉस। क्या होता है गैंग बॉस। दूसरा रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस। लास्ट है आपका इंस्पेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो आया है ना फंक्शनल परफॉर्मेंस, ये एक्सप्लेन करने आता है 4 मार्क्स का एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ फुली एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन कैसे करोगे आप कि फंक्शनल परफॉर्मेंसशिप में टेलर ने क्या किया है, कंपनी को 2 पार्ट में बांट दिया है, एक है प्लानिंग एक है प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने 4 हेड रखा है, क्योंकि उनका मानना था कि एक ही बंदा मतलब पूरे मतलब डिपार्टमेंट को संभाल नहीं सकता अकेले। इन्होंने एक डिपार्टमेंट में 4 हेड रखा है, ठीक है, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के अलग अलग काम के लिए, ठीक है। ये इनका मेन मोटिव था। तो इसमें क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है जहां पे रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, पहला है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होता है, मतलब जितने मैन है मटेरियल है सबको अरेंज करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स अरेंज करने हैं, मशीन सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, मतलब प्रॉपर चेक करना है कि सब मशीन अच्छे से वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, और रॉ मटेरियल्स हम लोग के पास पर्याप्त हैं कि नहीं अपने रिसोर्सेज में, ठीक है। ये चेक करता है गैंग बॉस, ठीक है, सबका पोजीशन चेक करता है गैंग बॉस ओवरऑल। नेक्स्ट क्या रिपेयर बॉस, मतलब वर्किंग करते करते अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, मतलब वर्क चल रहा है उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पे क्या करना है, उसमें रिपेयर करने के लिए रिपेयर बॉस तैयार रहता है साइड से, ठीक है, मतलब रेडी है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करके ठीक कर देगा। नेक्स्ट क्या आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या होता है, ये वर्किंग की स्पीड को चेक करता है,
इट मीन्स कि वर्क जो कंपनी में वर्क हो रहा है उसकी स्पीड को चेक करता है, मतलब कितना स्पीड से काम हो रहा है। अगर इसी स्पीड चलता रहा तो हम लोग का एम अचीव होगा कि नहीं होगा, ये एनालिसिस कौन करता है? स्पीड बॉस करता है। मतलब इतने टाइम के अंदर इतना काम हो जाना चाहिए था, अच्छा क्यों नहीं हुआ, तो वर्क फाइंड करता है और सबको बोलता है तेजी में काम करने, या फिर इंस्ट्रक्ट करता है वहां पे जहां हम लोग कमी आ रहा होगा। लास्ट क्या? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्ट करता है गुड्स को, जब गुड्स बनके तैयार हो गया लास्ट में इंस्पेक्ट करता है कि जो हम लोग सोचे थे, जो क्वालिटी का हम लोग सोचे थे मेंटेन करने का, वो हो पाया नहीं हो पाया। तो ये काम है इंस्पेक्टर का। तो ये 4 बॉस है, इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता है एग्जाम में, बस आपको पॉइंट्स लिखने हैं उसमें एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अंदर 4 हेड ये होते हैं, इसमें 4 हेड ये होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का फंक्शनल फॉर्मेनशिप खत्म हो गया है, 4 मार्क्स का पक्का आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें क्या करना है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपना, ठीक है। सभी मेंटेन करते हैं अपना स्टैंडर्ड। इसका मतलब कि गुड्स में भी स्टैंडर्ड होता है। कैसे होता है कि गुड्स में क्या होता है कि जो उसका शेप है, जो साइज है, कलर है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, सब कुछ क्या रहना चाहिए? जो मतलब जो भी नेम है उसका, ठीक है, नेम, साइज, कलर, ठीक है, शेप, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है। इसमें मतलब क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि फिक्स होना चाहिए। चाहे आप एक प्रोडक्ट बनाओ या 10,000 प्रोडक्ट बनाओ, सबका सेम होना चाहिए, सब कुछ इसका ब्रांड, साइज, कलर, पैकेजिंग सब कुछ सेम होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी हम लोग काम को कर रहे हैं कंपनी में, क्या होना चाहिए? वो सिंप्लीफाइड तरीके में होना चाहिए। इट मींस कि हम लोग को सिंपल मेथड को यूज करना है कंपनी में, किसके लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि इजीली कोई भी ऑप्ट कर ले, मतलब जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं वो इजीली वो काम को कर पाए। इसलिए हम लोग को सिंप्लीफाइड तरीका ढूंढना है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। इनका कहना ये था। ये जो टेक्निक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्क स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या बोल रहा है कि काम करते करते स्टडी करना है, ठीक है। वर्क स्टडी के अंदर क्या करना है? काम करते करते स्टडी करना है। किसको? मैनेजर को। किसके काम को स्टडी करना है? अपने लोअर लेवल के काम को स्टडी करना है। मतलब मेरे नीचे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सही से कम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर कौन टाइम ज्यादा लगा रहा है, कौन टाइम कम लगा रहा है, कौन ऐसे ही मतलब ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो ये सब स्टडी करना है। तो क्या क्या स्टडी करना है? पहला क्या है इसमें? फैटिक स्टडी, फैटिक स्टडी। दूसरा क्या आपको करना है? टाइम स्टडी, टाइम को स्टडी करना है। नेक्स्ट क्या करना है? मोशन स्टडी, मोशन स्टडी। नेक्स्ट क्या करना है आपको? मेथड स्टडी, मेथड स्टडी। इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है, ओवरऑल समझना है, ऊपर पर समझना है इसमें क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, फैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो मैनेजर होता है अपने इंप्लॉयज के वर्क को देखते हुए समझता है कि इंप्लॉयज को कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए, कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए और कब चाहिए और कितने देर का चाहिए। इट मींस जैसा काम होगा वैसा रेस्ट इंटरवल रहना चाहिए। जो ऑफिस में काम कर रहा है उसका रेस्ट इंटरवल अलग रहता है, जो फील्ड वर्क कर रहा है उसका मतलब उसका रेस्ट इंटरवल अलग रहता है। इट मींस ब्रेक, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय को कब ब्रेक देना है, ठीक है, कब वो थक जा रहा है काम करते करते, कितने देर का ब्रेक देना है और कितनी बार ब्रेक देना है, इसका एनालिसिस होता है थ्रू फैटिक स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी का पार्ट है ये चारों। तो पहला फैटिक स्टडी, जहां पे हम लोग जितने भी मतलब रेस्ट इंटरवल होते हैं उसको हम लोग यहाँ फिक्स करते हैं, ठीक है, कि कितना रेस्ट इंटरवल देना है, कितनी बार देना है और कितने देर का रेस्ट इंटरवल देना है। नेक्स्ट क्या आपका? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब कितना, मतलब मेरा ये काम कितने देर में हो जाना चाहिए और कितने एम्प्लॉयज के द्वारा, ठीक है। इसमें मालूम चलता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर इतना परफॉर्म जॉब कर रहे हैं तो कितना देर में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टडी करते हैं टाइम स्टडी के अंदर। नेक्स्ट क्या है आपका? मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है? मोशन मतलब मूवमेंट, ठीक है। यहां मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्टिव मूवमेंट, प्रोडक्टिव मूवमेंट, एक होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अच्छा, प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होता है? मतलब जो मूवमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिव मूवमेंट, और जो ऐसे ही मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। इट मींस अगर कोई बंदा लंच खाने जा रहा है तो प्रोडक्टिव मूवमेंट नहीं है अगर वो लेट वहां से आ रहा है, ठीक है। लंच खाने के आधे घंटे का लंच होता है, वो 1 घंटे में आ रहा है,
ठीक है, बोला घर मेरा दूर है, तो ये उसका क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो गया। तो मैनेजर का काम क्या है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कितना मतलब प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है, कितना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है। तो जितना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है इसको क्या करना है, रोकना है कंपनी में। कैसे रुक सकेगा, जब तक मोशन स्टडी करेंगे तभी रुक सकता है। अगर मोशन स्टडी हम लोग कर रहे हैं तभी मालूम चलेगा कौन मतलब बेफालतू का ऐसे घूम रहा है कंपनी में, ठीक है, उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है, मेथड स्टडी। बहुत इजी है। मेथड स्टडी में क्या करना है, एक मेथड चूज करना है, एक बेस्ट मेथड चूज करना है कंपनी में प्रोडक्शन का, ताकि कंपनी में काम को इजी से कर पाए जितने भी इंप्लॉयज हैं। मतलब एक बेस्ट मेथड चूज करना है अमंग ऑल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्टडी के अंदर मैनेजर क्या करता है, 3-4 मेथड को अप्लाई करता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। उसमें से जो बेस्ट होता है, जहां पे एफिशिएंसी से और इफेक्टिवली से काम हो पा रहा है, उस मेथड को ऑप्ट कर लेता है कंपनी में, ठीक है, और वही रेगुलर चलते रहता है। तो ये मेथड स्टडी था। ये 4 स्टडीज थे किसके अंदर, वर्क स्टडी के अंदर। तो वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क करते करते स्टडी करना बाय द मैनेजर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंट। पीस वेज सिस्टम, वेज मतलब क्या होता है, जो हम लोग उसे काम करने के बदले देते हैं, वेजेस। ओके, तो वही वेज का बात कर रहा है। मतलब यहां पे क्या होता है, उसका वेज जो है उसके पीस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना पीस प्रोड्यूस कर रहा होगा उसके हिसाब से यहाँ वेजेस फिक्स किया जाता है। किसके अंदर, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अंदर। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा यह है कि कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है वो मालूम चल जाता है। कैसे, जो ज्यादा पीस प्रोडक्शन कर रहा होगा वो एफिशिएंट है, जो कम पीस प्रोडक्शन कर रहा होगा वो इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है इनएफिशिएंट वालों को। अगर किसी उनके ही कलीग को अगर अच्छा सैलरी मिल रहा है, इसको अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है, तो ये चाहेगा ना कि मुझे अच्छा सैलरी मिले, तो अपना एफिशिएंसी खुद जगाएगा, उसको खुद मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यूज करने कहा है किसने, टेलर ने, ठीक है, टेक्निक के अंदर। लास्ट क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्व करना, माइंड को चेंज करना, ठीक है, माइंडसेट को चेंज करना। किसके, एम्प्लॉयज के थ्रू दी मैनेजर। मतलब मैनेजर का काम यह है कि एम्प्लॉयज के माइंडसेट को चेंज करना, नेगेटिविटी को हटाना। मतलब कंपनी के बारे में जो नेगेटिव सोच रहे हैं एम्प्लॉयज, जो नेगेटिव धारणा है जिसकी वजह से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं मन से, तो उस चीज को हटाना है, उसको मोटिवेट करना है, ठीक है, कंपनी की तरफ उसको अट्रैक्ट करना है। ये काम किसका है, मैनेजर का काम है। चलिए, तो यहां पे हम लोग का प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक खत्म हो चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निक्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत बार। 14 प्रिंसिपल्स तो आते हैं, साथ साथ ये टेक्निक्स जो है ना बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर करा दिया है। तो हम लोग का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो चुका है बिजनेस स्टडीज का। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही बने रहे मेरे साथ ताकि मैं आपके डाउट्स कवर करते रहूं। चलिए, थैंक यू।